दोस्तों नमस्कार। आज हम बताएँगे कि बिना पढ़े हम पास कैसे हों? पेपर को किस तरीके से लिखें, किस तरीके से पेपर को समझें और किस तरीके से कॉपी भरें। अगर इतना हमें आ गया तो बिना पढ़े पास कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम चलते हैं अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना इंतज़ार किए हुए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें प्रश्न कैसे लिखना है। तो पहले लिखना है यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब ये क्या आपको का करना है, जैसे का नंबर करना है, तो का नंबर करना है तो का जो सही है वो नंबर डाल दिया। ये प्रश्नोत्तर संख्या डाल दी और जैसे का है तो का यहाँ लिख दिया अपन हाशिया की इस तरफ, का जो नंबर उत्तर सही है वो यहाँ। यहाँ डाला प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, और यहाँ जो उत्तर है वो लिख दिया। ऐसे दूसरा खा लिखना है, फिर खा का जो सही है वो लिखना है, गा का जो सही है फिर उसका उत्तर लिखना है। मेरी असफलताएं आत्मकथा, इस तरीके से लिखना है। तो हम सामान्य हिंदी का पेपर समझाने जा रहे हैं। तो जैसे हमने बताया कि परीक्षा में कैसे लिखना है, तो पहले आपको खंड का कॉपी में डाल लेना है। खंड का लिख दिया कॉपी में, फिर खंड का लिख दिया, फिर लिख दिया क्या प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 1 1 डाल दिया, जैसा कि हम बता चुके हैं। जैसा कि हम इस कॉपी में बता चुके हैं कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल दिया, फिर का चौथा। तो का चौथा यानी कि जैसे का है तो का कौन सा है, शिक्षा का उद्देश्य कौन सा, तो जो उत्तर इसका सही हुआ उसमें टिक लगा देना है। एक जैसे हमें नहीं आता है तो हम बताएंगे, जो हमें इसका उत्तर नहीं आता तो फिर कैसे देखें। तो अब डालना है खा, जैसे इसमें डाला है खा, ये डाला है खा, तो ऐसे खा डाल देना है हमें। और लल्लू लाल की रचना कौन है, तो इसका उत्तर तो हमें पता है कि लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। फिर लिखना है गा का उत्तर है जो, जैसे पर्दा कहानी के लेखक कौन है, तो पर्दा कहानी के लेखक जैसे प्रेमचंद हैं, तो इसका 1 नंबर लिख दिया और प्रेमचंद लिख दिया। फिर जैसे आवारा मसीहा, तो विष्णु प्रभाकर घा लिखेंगे, फिर इसका उत्तर 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे और विष्णु प्रभाकर लिख देंगे। महाभट्ट की आत्मकथा किसकी है, तो मान लो कि ये जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की है या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, किसी की भी है तो डा नंबर डाल के 1 डाल देना है। यदि इन पाँचों में से कोई एक भी पता नहीं है तो सीधी-सीधी बात है कि एक ही ऑप्शन पाँचों के भर देना है। तो एक जैसे इसका 1 भर दिया, इसका भी 1 भर दिया, इसका भी 1 भर दिया, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 2 क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना है। ये तो है तुक्का कि सभी का 1 भर दिया तो 2 तो सही होने की पूरी संभावना है। अब जैसे हम प्रश्न नंबर 2 में चलेंगे, तो का मानी किस युग की रचना है? जैसे कॉपी है प्रश्नोत्तर संख्या, इसमें क्लियर दिख रहा है कि प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखेंगे, जब कॉपी लिखेंगे फिर उत्तर लिखेंगे, उत्तर जो उत्तर सही होगा उसका नंबर लिख देंगे और उस उत्तर को ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही हमें लिखना है सभी उत्तर, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं कॉपी में, ऐसे ही लिखना है। तो ध्यान दें इस बात पे। तो अपना क्वेश्चन था कि कामायनी किस युग की रचना है, तो छायावादी युग की रचना है, तो इसका 2 सही है। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो प्रगतिवादी युग के कौन है, जैसे तो रामधारी सिंह दिनकर होंगे, हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी रामधारी सिंह दिनकर होंगे जहाँ तक। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1943 है। इसका तारसप्तक का प्रकाशन 1943 है। दूसरा ऑप्शन सही है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो द्विवेदी युग की रचना प्रियप्रवास नहीं है। प्रियप्रवास है तो भारतेंदु युग की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, तो इसमें मामा नहीं है, महाकाव्य। मामा इसमें महाकाव्य नहीं, इसका चौथा ऑप्शन सही है। अब हमें इसको ध्यान से पढ़ना है। हम प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से पढ़ते हैं, तो इसमें कहा गया उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम कॉपी में डालेंगे क्या, तो कॉपी में डालेंगे प्रश्न 3 का उत्तर या प्रश्नोत्तर, जैसे वहाँ बताया गया, हमने बताया, तो प्रश्न 3 डालना है हमें। क्या डालना है, प्रश्न 3, तो ऐसे डालना है प्रश्न 3, प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना है, फिर उसका उत्तर 1 डाल देना है। जैसे उत्तर 1 लिख देंगे, क्योंकि इसमें उत्तर 1 लिखा है, इसमें उत्तर 1 लिखा है, तो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या है, तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि संदर्भ। तो उत्तर लिख के हेडिंग डाल देंगे क्या, संदर्भ। कॉपी में डाल देंगे संदर्भ। संदर्भ डालेंगे तो संदर्भ है, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे हम, ये क्या है, गद्यांश है। क्या है ये, गद्यांश। तो लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश, या यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब ये पाठ कौन है, इसमें पाठ क्या है, पृथ्वी आया है, तो ये वासुदेव अग्रवाल का है और पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। तो लिखेंगे हम संदर्भ हेडिंग डाल के, संदर्भ डालेंगे, संदर्भ भा भट्टी प्रस्तुत प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी, ये हमारी लिखा है, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी से लिया गया, हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप, कौन से पाठ से, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं। यदि हमें ये भी नहीं बनता तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बस लिख देंगे जो समझ में आया, क्योंकि वासुदेव अग्रवाल की जो पहचान है वो मिट्टी और पृथ्वी, पाठ की पहचान मिट्टी और पृथ्वी है। तो अगर ये प्रश्न नहीं बन रहा है आपसे तो कोई बात नहीं,
नहीं तो इसका उत्तर तो हम बता दे रहे संदर्भ डाल के प्रस्तुत गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र स्वरूप पाठ से लिया गया है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसका उत्तर हो गया और आपके 2 नंबर पक्के। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें लिखा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो दूसरा प्रश्न है इसका, धरती वसुंधरा कहलाती है, तो इसका उत्तर इसी में मिल जाएगा। तो पहले का उत्तर हमें पहले से लिखना है, तो यहाँ से लिख देना है इसका उत्तर चाहेगा था। यानी इसका सीधा-सीधा मतलब होता है जो पहले प्रश्न का उत्तर होगा वो ऊपर होगा, बीच का बीच में होगा और नीचे का नीचे उत्तर होगा। इतना याद रखना बस। कि पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो ये प्रश्न था, तो इसमें देखो वसुंधरा हमें मिल गया है और कहलाती है मिल गया है। तो जहाँ हमें प्रश्न से संबंधित अक्षर मिले, तो वही उसका उत्तर माना जाएगा। और कहाँ तक लिखना है? जहाँ तक पूर्ण विराम तुम्हें ना मिले, वहाँ तक लिखा जाएगा। तो कहलाती है तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर हो गया दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो तीसरा आंसर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब है कि जिस लाइन के नीचे रेखा खींची हो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए मतलब जिस लाइन के अंतर्गत ऐसी रेखा खींची हो। कैसी रेखा खींची हो? ऐसे खींची। तो किसमें खींची हम देख लें। तो जो उत्तर हमने लिखा था उसी के अंदर ये रेखा खींची है, काली काली। कहाँ खींची है? ये खींची है रेखा, खींची है ना, तो यह है रेखांकित अंश। तो हमें ऐसे ही बस इसमें लिख देना लेखक के अनुसार। क्या लिख देना है? लेखक के अनुसार। इतना भर लिखना है बस, लेखक के अनुसार। और यही लिख देना धरती माता कोख से, ये ऐसा लिख के और पूरा लिख देना है कहाँ तक, और आगे तक बढ़ा देना है हमें, यहाँ तक लिख देना, जहाँ तक मन करे 2-3 लाइन लिख देना है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। तो जिसके अंदर रेखा खींची है ना, रेखा, तो ये पहले सबसे लिख देना लेखक के अनुसार, फिर धरती माता की कोख से पूरा लिख देना, क्योंकि इसी में रेखा खींची थी, इसी में रेखा खींची है ना, ये रेखा ये खींची है रेखांकित अंश वाला प्रश्न का उत्तर। तो ये रेखा खींची है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, यहाँ से बस लिखते जाना और जहाँ तक पूर्ण विराम में आ जाए वहाँ तक आपको लिखते जाना। मतलब सीधी-सीधी बात है, 3 लाइन लिख लेना है। ये आपकी रेखांकित अंश वाले प्रश्न का ये तो इसका उत्तर हो गया। रेखांकित अंश वाली व्याख्या का उत्तर हो गया। फिर चौथे चलते हैं। तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया? तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया? तो ये इसमें पृथ्वी की देह है। तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया? चौथा वाला। 5वां भावी आर्थिक अभ्युदय, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम देख, तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया? तो देखो ये लिखा है पृथ्वी की देह। कहाँ लिखा है? ये लिखा है पृथ्वी की देह। तो ये जहाँ से चालू हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक लिख देना, पृथ्वी देह किसने सजाया, इसी में मिल जाएगा। और जो आखिरी प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। जो आखिरी प्रश्न बताया उसमें अभ्युदय है ना, ऐसे देख लेते हैं उसको। अब एक अथवा वाला ये है, तो करना तो एक ही है, लेकिन इसको भी हम समझा दे रहे हैं। इसमें कहा अशोक के फूल उसी मस्ती में हंस रहा था, तो ये पाठ का नाम है अशोक के फूल से। तो इस पाठ का नाम तो शुरू में ही मिल गया हमें, कहाँ मिल गया? अशोक का फूल मिल गया। तो ये अशोक का फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसमें भी वैसे करना, संदर्भ लिखना है। पहला प्रश्न क्या है? इसका संदर्भ है। पहला प्रश्न क्या है? संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या की। जो रेखांकित अंश हमने बता दिया था। तो इसमें ये लिखा पंडिताई। क्या लिखा है? ये लिखा पंडिताई भी एक बोझ है, जितना ही भारी होती है उतनी ही। तो हमें क्या करना है? तो पंडिताई ये पुराने चित्र से लिख देना है, तो एक लाइन ऊपर से एक लाइन नीचे तक लिख देना, इसका उत्तर हो जाएगा। और लिख देना लेखक के अनुसार। शुरू में क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लेखक के अनुसार लिख देंगे। हाँ, लेखक के अनुसार, और पूरा लिख देना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और पूरी यहाँ तक लिख देना है। ये बीच में कर देना है अंडरलाइन वाली या रेखांकित अंश वाली। तो ये हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? तो उदास होना कहाँ लिखा है? पहले तो ये समझ लेते हैं, उदास होना बेकार कहाँ लिखा है? कुछ तो मिलेगा इसमें। तो उस मस्ती में हंस रहा था परंतु देखने वाला उदास होता है, ये लिखा पहली लाइन में, उदास लिखा है। कहाँ लिखा? उदास। तो यही यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा और यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें लिखना है। तो पुराने चित्र देखने वाला उदास होता है और वह पंडित समझता है, इतना लिख दिया। इसका तीसरे का उत्तर हो गया। फिर गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव क्या होता है? गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। एक लाइन ऊपर की, एक लाइन बीच की, एक लाइन नीचे की लिख देना है, ये इसका भाव हो गया। अब क्या लिखना है? अब अगला क्वेश्चन आता है कि गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो गद्यांश की भाषा तो लिख देना कि भाषा शुद्ध सरल है और साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसे वैसे ही एक आध लाइन बीच की, आध लाइन ऊपर की, ऐसे लिख देते हैं और बस इसका उत्तर हो। अब इसी प्रकार से ये पदयांश है। दिए गए पदयांश, दुर्बलता का चिन्ह विशेष पतावल जन, ये पथ उकसाई गई भरत से हों, तो जो पति का समान स्वयं पुत्र भी खों, ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसे उसमें सार उसे सब चुन लो। तो ये क्या है? ये किसका है? तो इसमें भरत दिखा है। इसमें देखो भरत दिखा है, तो एक के अनुताप से लिया गया है। पाठ का नाम के अनुताप, मैथिशरण गुप्त का लिखा है ये। तो सबसे पहले हम इसका प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो हमने तुम्हें बता ही दिया कि संदर्भ कैसे लिखना होता है। तो संदर्भ लिखना होता है कि उपर्युक्त पद्यांश, जैसे उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अनुताप से लिया गया है। इसके लेखक, इसके रचयिता या लेखक
मैथिशरण गुप्त जी हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर वही क्वेश्चन इसमें आ गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मतलब जिसके नीचे रेखा खींची हो उसके एक लाइन ऊपर एक लाइन तक और लिख देना और कहना लेखक के अनुसार, बस इतना लिख देना है। बस देखो ये रेखा खींची है, एक लाइन ऊपर नहीं है तो इसको यहाँ से लिखते चलो, यहाँ से लिखते चलो, ये लिखते चलो और यहाँ तक लिख दो, बस सीधी सीधी लाइन में लिख जाना है। मतलब ऐसा नहीं है इतना इतना नहीं लिखना है, इतना यहाँ तक तो लिखना है, यहाँ के बाद ये यहाँ से लिखना है, तो सीधी लाइन बनती जाए, सीधी भाषा बन जाए बस। अब ये तीसरा क्वेश्चन है करके पहाड़ सा, तो इसमें लिखा है करके पहाड़ सा, करके पहाड़ सा मौप, अगर ये चिन्ह बना हो वहाँ कौन सा अलंकार पाया जाएगा? सा की खड़िया मिले जहाँ किसी में, क्यों कहा कि सा की खड़िया पूरी, तो वहाँ उपमा अलंकार पाया जाएगा, तो इसमें उपमा, ये अलंकारों की पहचान है। अब ये वाला क्वेश्चन है पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, तो भाव वही होता है कि पद्यांश जो लिखा हुआ है हमारा, पद्यांश जो लिखा हुआ है भाव में, ये पद्यांश लिखा हुआ है तो एक आध दो लाइन ऊपर की, एक आध दो लाइन बीच की, एक आध दो लाइन नीचे की, इससे ये भाव हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट लिखना है, इमला जैसा लिखना है। अब हम इसके अथवा का देख लेते हैं, तो अथवा में क्या है कि अथवा में ये है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए हल होने देना तो सुंदरी को थोड़ी शर्मा को है गोद ले श्रांति खोना, होठों के लिए कोमल मुख मलनता मिटाना है, क्लांत सकलना खेत में जो दिखावे, जा तक कोई जलद यदि व्योम में तो उसे ला धीरे धीरे पासत क्लानिया कल मिटाना, छाया द्वारा सुरक्षित तप्त भूतांगना को। तो सीधी सीधी बात है, इसमें कौन है? हवा की बात करेगी, पवन की बात करेगी, ये पवन दूत का पाठ से है, ये पवन दूत का पाठ से है, पाठ से लिया गया। तो उपरोक्त पद्यांश के को हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूत का से लिया गया है, और इसके लेखक हैं जो हमें वैसे तो पता नहीं है लेखक कौन है, शायद रामधारी सिंह दिनकर जी होंगे, जहाँ तक तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी होंगे, हो सकता है, पता नहीं है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी कि यहाँ से लज्जाशील से उठाना, पूरा एक लाइन कृषक ललना ये लिखा है, कोई कृषक कलांत कृषक ललना दिखावे, तो यहाँ तक आपको लिख देना है, यहाँ तक आपको लिख देना है, बस इमला से लिखना है, ध्यान देना। अब तीसरा प्रश्न है कि राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती है? इसमें लिखा होगा लज्जाशील पथिक महिला कहीं दृष्टि आए, तो यही सीधा सीधा लिख देना, यही लज्जाशील महिला पथिक महिला से क्या कहना चाहती है, तो यही पथिक मिल गया यहाँ पथिक महिला, तो लज्जाशील से लिख देना है और मिटाना तक लिख देना है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। होठों की ओ कमल मुख में कौन सा अलंकार है? तो हमने बताया था कि ये वाला जहाँ चिन्ह मिल जाएगा वहाँ रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार इसमें है। और जलद का अर्थ बादल और कृषक ललना का अर्थ बताइए। कृषक ललना मतलब राधा, कौन सी? राधा जी हैं कृषक ललना। अब प्रश्न 5 आना, तो प्रश्न 5 में क्या लिखेंगे हम? प्रश्न 5 में लिखेंगे कि किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इसकी रचना को लिखिए। तो 3 नंबर का इसका जीवन परिचय, 2 नंबर की रचना आती है। यदि पाठ का नाम पता है तो पाठ का नाम भी रचना में जुड़ जाएगा। तो ये वाले तीनों इसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल, 2 बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में, ये नहीं आएगा, ये आएगा ही आएगा, आप इतना याद रख लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल और कन्हैयालाल प्रभाकर, तो एक कर लेना, वासुदेव अग्रवाल का कर लेना, ये हो जाएगा। इसका जीवन, इसकी जन्म और मृत्यु और 2 रचना, बस पर्याप्त है, 3 नंबर हो गए, हमें नहीं चाहिए। तो इसमें जो ये पद, तो इसमें वासुदेव अग्रवाल का जीवन परिचय कर लेना, यही आएगा, और द्विवेदी जी का बस 2 कर लेना, दोनों में से आ जाएंगे। ऐसे इसमें करना है तो मैथिशरण गुप्त, सुंदरानंद पंत, रामसिंह दिनकर, इन 3 में से एक आ जाएगा। इसमें बहादुर की एक बार कहानी पढ़े ना, किस्सा कहानी है, ये तो एक बार लिख देना और बस लिख देना जो कुछ समझ में आए। ये 6वां क्वेश्चन हो गया। स्वप्रथ खंड काव्य में आप श्रवण कुमार के बारे में जो जानते हो वो लिख देना, और बस पेज भरना है, जितना पेज भरोगे उतने नंबर मिलेंगे। एक पेज भरना है पूरा, एक पेज भर देना, कुछ भी आए इसमें, बस कॉपी भरना, अच्छी राइटिंग से भरना। तो श्रवण कुमार के बारे में जो जानते हैं वो लिख देना। अब आती है आपकी संस्कृत। तो संस्कृत में क्या आता है? जैसे प्रश्न नंबर 8 है, इसमें संस्कृत आएगा। तो इसमें जो पाठ है, जैसे अगर महामना आता है तो महामना मालवीय जी पाठ है एक, वहाँ से आया है महामना मालवीय जी, महामना मालवीय से आना है पूरा पेपर, ठीक है। महामना मालवीय पूरा पेपर है, सॉरी, महामना मालवीय का है ये, महामना विद्वान लिखा तो महामना मालवीय से है। तो इसमें जो अपन वो लिखेंगे, इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे, फिर अनुवाद लिखेंगे। तो पहले हेडिंग डालना है प्रश्न 8 का प्रश्न उत्तर डालना है, फिर लिखना है संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत जो गद्यांश लिखा है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग से लिया गया है, संस्कृत भाग के महामना मालवीय जी के पाठ से लिया गया है, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना। फिर इसका अनुवाद में क्या करना है? अनुवाद में हम बताते हैं अनुवाद में क्या करना है। तो महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, तो ये जो धार्मिकों की मात्रा, ये इस तरीके से हटाते जाना है, ये बिंदी हटाते जाना है और बस सेम टू सेम लिखते जाना है,
पूगत्रप्रियायाम ऐसे ऐसे शब्द हटाते जाना है और बिंदी हटाते जाना है। समझो हिंदी बनती गई आपकी। बस ऐसे लिख देना, आपके नंबर आ जाएँगे। फिर इसके बाद चलते हैं अगले में उसके में खंड 8 के खा में। तो खा में जानते हैं, खा में 2 आएँगे श्लोक, तो श्लोक भी इसमें लिखना है, तो सुभाष तानी का श्लोक पक्का आएगा। इतना बिल्कुल हम बताते हैं, सुभाष तानी के श्लोक बिल्कुल पक्का आएगा। तो ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों आने की संभावना है। तो नाम रोचते भद्रुलूकस्य उलूकस्य। तो इसमें कौवा कहता है कि ये उल्लू है, उल्लू का जब मुँह बिना वजह से गुस्सा दिख रहा है तो ये राजा बन जाएगा, तो ये इसका मुँह पता नहीं कैसा होगा। तो ये मतलब रोचेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ना रोचते भद्रम उल्लूकस्य, तो उल्लू का राजअभिषेक करना, उल्लू को राजा बनाना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जब इसका मुँह अभी ऐसा दिख रहा है तो फिर कैसा दिखेगा। तो ये इसका उत्तर हो गया हिंदी में। इसका परोक्षकार हंतरम प्रत्यक्ष प्रियवादनम। ऐसे में परोक्ष मतलब पीठ पीछे हमारी बुराई बताने वाले मित्र को और सामने प्यारा बोलने वाले मित्र को हमें उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरा हुए घड़े के मुँह में दूध लगा हुए, मतलब विष से भरे घड़े को दूध से लगे हुए मुँह, मतलब विष से घड़ा भरा हुआ होता है और मुँह में दूध लगा हुआ होता है, तो ऊपर से कैसे जैसे दूध से भरा हो, लेकिन अंदर क्या भरा है, विष। तो विष से भरे हुए घड़े को मुँह में लगे हुए दूध, मतलब सीधा पीठ, ऐसे मित्र को हमें ऐसे त्याग देना चाहिए, मतलब जो पीठ पीछे बुराई बताए और सामने प्रिय बोले। ये तो वर्जते दस्या मित्रम, ऐसे मित्र को वैसे ही त्याग दें जिससे विष से भरे हुए घड़े में मुख में दूध लगा हुआ हो, ऐसे ही त्याग दें। ये इसका उत्तर हो गया। अब निम्नलिखित मुहावरों को किसी अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो ये आएंगे आपके मुहावरे। तो मुहावरे तो आप पे बन जाएंगे, क्योंकि मुहावरे में क्या है कि तलवार की धार पर चलना, मतलब कठिनाई पर चलना। तकासा जवाब देना, सीधा सीधा जवाब दे देना। दाल में काला, मतलब कोई बात तो है, उसमें कुछ तो है, रहस्य होना। नमक मिर्च लगाना, मतलब नमक मिर्च लगाने का मतलब है कि बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना है। तो बस इसमें तो कि नमक में मिर्च लगाना मतलब बात बढ़ा चढ़ा कर बताना। अरे राजू तो ऐसा है कि राजू या सुरेश, किसी का भी नाम ले दो कि वो तो ऐसे नमक मिर्च लगा के हमेशा बोलता रहता है। फिर तलवार की धार पर चलना, अरे शंभू तो ऐसा है कि तलवार की धार पर चलता ही रहता है, टका से जवाब देना। अरे फलाना ठिकाना तो ऐसा, टका से जवाब दे देता है। तो दाल में काला, अरे इसकी बात तो मत सुनो, कुछ दाल में काला है। तो ये उसका प्रयोग है। तो पहले अब जैसे हमें लिखना है तो टकासा जवाब देना, टकासा जवाब देना, इसको लिख लिया पहले। फिर डाला है अर्थ, ये अर्थ लिखा है तो अर्थ पहले डाल देना। अर्थ है सीधा सीधा जवाब देना, क्या सीधा सीधा जवाब देना। फिर करना है प्रयोग, तो ये हेडिंग डाल देनी है। फिर करना है क्या, प्रयोग। तो प्रयोग, अरे रामू तो सीधा सीधा जवाब दे देता है, बस इतना। तो हेडिंग कहाँ से मिली हमें, ये मिली अर्थ, मिला प्रयोग, तो यहीं से हमें हेडिंग लिख लेनी है। ठीक है, अब चलते हैं संधि। तो संधि में देख लेते हैं। तो संधि को हम ध्यान से सुनना, संधि बताने जा रहे हैं हम। तो तथापि, तो इसमें तथा कभी, जो तथापि है तो तथा कभी पूरा पहले नहीं होगा। मतलब जो था है, जो था, जो ये था है, सीधी सीधी बात है, जो ये था है तथा, यानी कि पूरा बड़ा था, और पूरा बड़ा था नहीं आएगा संधि विशेषण। तो पूरा बड़ा था इसमें भी है, किसमें है, पूरा बड़ा था इसमें भी है, पूरा बड़ा था इसमें भी है, इसलिए ये दोनों पहले कैंसिल हो गए। अब और ऐसा कटेगा ही नहीं, तथा आप ही कुछ तो जुड़ा होना चाहिए, तो इसमें कुछ नहीं जुड़ा, तो ये भी कैंसिल हो गया, इसलिए ये सही हो गया। क्या हो गया, तथा आप ही, मतलब आ तो जुड़ा है इसमें कुछ नहीं जुड़ा। जब संधि है तो कुछ तो इसमें बीच में छुपा होगा, तो इसमें आ छुपा है, इसलिए ये सही है। और तथा सेम टू सेम तो आएंगे नहीं, तथा तो बड़ा था नहीं आएगा, इसमें बड़ा था कहीं नहीं आएगा, दो कैंसिल वैसे ही हो गए, बड़े बड़े था वाले। और इसमें कुछ जुड़ा नहीं, 3 शब्द इसमें, 3 इसमें, इसलिए ये कैंसिल हो गया। इसमें 4 शब्द आ गए, तो ये 3 शब्द वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए, और बड़ा था वाला कैंसिल हो गया, और 3 शब्द वाला कैंसिल हो गया। इसी तरीके से हमें इसको समझना है। अब परमेश्वर, तो इसमें माँ गायब है, इसमें कौन सा माँ गायब है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब चलते हैं अगले पे। अब परमेश्वर, तो इसमें एक तो हम गलत कर ही दिया, एक ये भी गलत, परमेश्वर में दोनों पे मात्रा नहीं होगी। परम तो होगा, अपरम इसमें भी है, परम इसमें भी है, तो ये नहीं होगा, एक ही मात्रा होगी नहीं, परम ईश्वर होगा। क्या होगा, परम ईश्वर होगा, इसलिए ये सही है, ये गलत है। कुछ अलग जुड़ा होता है हमेशा, कुछ अलग। तो परमेश्वर, अगर इसमें तो एक उच्चारण आता ही आता है, परमेश्वर लिखा है परमेश्वर, तो इसमें तो एक उच्चारण आता ही आता है, तो सीधा सीधा गलत होगा। जब कुछ हटके आ जाए तो ये हट गई, परमेश्वर। गायक, अब गायक, तो गायक, इसमें याद रखने योग्य बात है ये है कि गायक लिखा है, तो गायक बड़ा गा, तो गाय, या वाले तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, इससे क्या हो गए, या वाले तो वैसे ही कैंसिल, तो या इसमें है, या इसमें है। चौथा भी देख लेते हैं। तो जिसमें या होगा वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। लो, ये कैंसिल हो, एक ही तो बचा, तो वही सही होगा, बस सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की बात ही नहीं है।
अब दिए गए शब्दों में विभक्ति और वचन पहचानिए, तो दिए गए शब्दों में जो विभक्ति वचन है, तो ये तो तुक्का लगा देना, तुक्का लगा देना, जो भी आपको समझ में आए सो लगा देना इसमें। आत्मनः, वैसे इसमें विभक्ति तो होगी, दिए गए वचन में शब्दों में विभक्ति और वचन की विभक्ति और वचन हैं, तो आत्मनः में विभक्ति और वचन है, इसमें होंगी। अगला देख लेते हो आपसे, पंचमी विभक्ति एक वचन है, आखिरी सही है। नामनान, नाम नाम में छठी विभक्ति बहुवचन है, इसका सी सही है। और इसमें क्या करना है, सही अर्थ चयन करना है, तो इसमें से वसन और है व्यसन, एक वसन है एक व्यसन है, तो व्यसन वसन, वसन माने कपड़ा होता है और व्यसन, तो हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका वसन माने वस्त्र होता है और व्यसन माने उसकी आदतें होती है। ऐसे चलते हैं बात। बादल और समुद्र, इसमें कौन है, बादल माने अम्बुज और अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद, तो अम्बुज माने होता है कमल और अम्बुद माने होता है बादल, तो इसका सी सही है, पर्यायवाची है। अब निम्नलिखित शब्दों में से किसी किसी एक के दो अर्थ लिखिए, तो मतलब ये पर्यायवाची आ गए यहाँ पर। अंबर माने आसमान, पट माने वस्त्र और नाग माने सांप, इस तरीके से। अब निम्नलिखित शब्दों का चयन करके लिखिए, तो निम्नलिखित वाक्यांशों का चयन करके, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द लिखिए, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे, जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे, नेत्र के सम्मुख या प्रत्यक्ष, तो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष कहेंगे उसको। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु, अनेक शब्द के एक शब्द जिज्ञासु कहेंगे, जानने की इच्छा। अब शुद्ध वाक्य लिखिए, क्या लिखिए, शुद्ध वाक्य लिखिए, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हो या तुम कुर्सी पर बैठे हो, ये सही हो गया, तो है की जगह हो लिखना है। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो अनेकों की जगह अनेक कर देना है, बस अनेक कमल खिले हैं, पढ़ने में ठीक लगे वही सही है। तो इसमें कुछ गलत है, तो इसमें इसमें क्या है गलत है, तो हो करना है, अनेकों में अनेकों को मात्रा और गलत है। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है, तो कवियत्री, इसकी ये मात्रा काट देना, कवियत्री, कवियत्री ने भाग लिया है। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, करने की कृपा करें, कृपया अनुमोदन, कृपया। अब आ गया वीर रस हास रस परिभाषा। अब वीर मतलब वीरता दिखाई गई, ऐसे कुछ लिख देना है इसके। तो वीर रस क्या है, जिस किताब को या जिस नौटंकी को देखने से हमारे मन में वीरता का भाव पैदा हो जाए, उसे हम वीर रस कहते हैं। हास रस, अथवा में करना है हास रस वह रस है जिस नाटक नौटंकी को देखने से हमें हंसी आ जाए, हंसी आ जाए, उसे हास रस कहेंगे। उदाहरण लिख देंगे, डंडा ऊंचा रहे हमारा, बिजी बिस लठंगा प्यारा, चाहो रो मछरिया को ब्याह तलैया में मड़वा गाड़ो, हो गो हास रस को। और वीर रस का वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। श्लेष अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार को एक एक उदाहरण दीजिए और इसकी परिभाषा लिखिए। तो उत्तर लिखकर खा लंबा लिखना, फिर उत्तर लिखना। श्लेष अलंकार, ऐसा अलंकार जिसमें अर्थ चिपके हुए हों, जैसे रहमन पानी राखी बन पानी सब सुन, ये लिख देना है इसमें। उत्प्रेक्ष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार में लिख देना जनु जानो मनु मानो, इसकी पहचान होती है। उत्प्रेक्ष अलंकार वो होता है जिसमें जहाँ उपमेय और उपमान में, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, क्या हो, उपमेय में उपमान की संभावना। सुहा तोड़े पीत पर श्याम सलोने गद्य, उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण हो गया। फिर दोहा लिख देना है, दोहा, इसके पहले और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं। जो दोहा आता है, नील सरोवर श्याम तृणमूल 12 जनयन, ये तो सोठा है, नील सरोवर श्याम तृणमूल 12 जनयन, ये सोठा का उदाहरण बता रहे हैं हम। और कोई दोहा आता हो रामायण का, तो दोहा का उदाहरण लिख देना बस। अब आनी है आपकी खोलने एप्लीकेशन। नाम तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है, बैंक में खाता खोलने के लिए आप बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, या शहर में संक्रामक बीमारी फैली है तो जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, तो लिख देंगे श्रीमान। क्या लिख देना है पहले, ये ए है, पहले लिखना है सेवा में, सेवा में श्रीमान लिख देना है, क्या लिख देना है, श्रीमान। और जिलाधिकारी को लिखना है तो प्रधानाचार्य की जगह हम जिलाधिकारी लिख देंगे। यदि छुट्टी पे है तो प्रिंसिपल को लिखना प्राचार्य महोदय। और जहाँ वो बैठता है उसका पता, विद्यालय का पता, तो यार जहाँ जिलाधिकारी बैठता हो तो वहाँ विकास भवन महोबा, महोबा उत्तर प्रदेश, ऐसा ऐसा लिख देना है। फिर क्या करना है कि विषय लिख देना है। तो विषय हमारा क्या है कि विषय क्या है, तो विषय हम यहाँ से देख लेते हैं विषय क्या है। विषय जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र, संक्रामक बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र। तो विषय कहाँ से मिला हमें, विषय यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से, ये पूरा विषय ही तो है, आवेदन पत्र यहाँ तक लिखना, लिखिए नहीं, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र यहाँ कट कर देना, ये आपका विषय बन जाएगा पूरा। तो ये विषय बन जाएगा, तो विषय हो गया। फिर लिखना महोदय, क्या लिखना है, महोदय, ये लिखा महोदय, महोदय लिखना है। फिर लिखना सबने नम्र निवेदन है कि मेरे मोहल्ले में संक्रामक बीमारी फैली है और हमारे यहाँ मोहल्ले के लोग हर रोज़ बीमार होते चले जा रहे हैं, बीमार होते चले जा रहे हैं, कोई मर, और मुझे
मेरे मोहल्ले की, अतः आपसे निवेदन है कि मेरे मोहल्ले में अच्छे से अच्छे डॉक्टर की टीम भेजी जाए, ताकि बीमारी के टीके या बीमार लोगों का इलाज किया जा सके। तो आपकी महान कृपा होगी। फिर लिखना साहा धन्यवाद, फिर तारीख डाल देना है, इधर अपना नाम डाल देना, बस इतना सा। ऐसे लिख देना है बस। बस जैसे मैंने बताया ऐसे लिख देना है, किसी भी प्रश्न पत्र को बना करके लिख देना। देश में बेरोज़गारी की समस्या, देश में बेरोज़गारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, तो इसमें तो सीधे प्रश्न क्रमांक 14 डालना है, और बस जितनी भी गप लिख सको, गप लिख मारो। कम से कम 9 नंबर का आता है, 3 पेज भरना है इसमें। 1 नंबर में 4 लाइन, तो अब सोच लो 9 नंबर में कितनी लाइन भरनी है, 36 लाइन भरने हैं। हैं? तो 36 लाइन भरने हैं इसमें, बड़ी कॉपी की। तो 1 नंबर में 4 लाइन और 9 नंबर में 36 लाइन, इस तरीके से इसको बस तुम तो लिखे जाओ, जितनी अच्छी तरीके से गप लिखते, कुछ भी लिखो। ना हो तो इसी पेपर के, यदि तुम्हें ना मिले कहीं, तो इसी पेपर के लिख डालो, कुछ भी लिख डालो, ये सब लिख डालो उसमें पेपर में, ये सब लिख डालो, बिंदी-इंदी छोड़ के ये भी लिख डालो, और ये भी लिख डालो उसमें निबंध में, ये इतना सारा पड़ा हुआ है। इतना सारा पड़ा हुआ है, ये सब लिख के निबंध को कंप्लीट कर दो। बस इतना ध्यान रखें कि उसमें निबंध के ही कुछ अक्षर आने चाहिए। तो कॉपी हम इस तरीके से लिखेंगे, कॉपी हमने बता दी, इस तरीके से लिखेंगे हम अपनी कॉपी, ठीक है? तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से 1-2 बार सुन लें, और अपने अपना पास होना सुनिश्चित कराएँ। धन्यवाद।